तो आज हम लोग हाई कोर्ट की अधिकारिता पढ़ेंगे और उसकी शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो कल हमने शक्तियों के बारे में बताया था। तो शक्तियाँ 5-7 प्रकार की होती हैं, जैसे मूल या आरंभिक अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता और अभिलेखीय अधिकारिता, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकारिता और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अधिकारिता। ये 6-7 प्रकार की हैं। पहला हमको पढ़ना है मूल या आरंभिक अधिकारिता। तो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ बताया था ऐसे जितने वाद हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर होते हैं उनको कहा जाता है मूल या आरंभिक अधिकारिता। तो हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता में वे सभी वाद आ जाएंगे जो सीधे उच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित कोई मामला है तो वो सीधा कहाँ दायर होगा? हाई कोर्ट में, ठीक, उच्च न्यायालय में। अगर अधीनस्थ न्यायालय जो हाई कोर्ट के अलावा प्रदेश में अन्य न्यायालय हैं उसमें कहीं हाई कोर्ट को लगता है कि ये सारवान प्रश्न है, इसमें इस मुकदमे में विधि का सारवान प्रश्न हित है, तो वो उस वाद को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक, डायरेक्ट देख सकता है या उसको सारवान निश्चित करके फिर वापस कर सकता है। 2 कंडीशन यहाँ बनती हैं। बहुत बड़ा मामला होता है, पैसे का, राशि का या धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा मामला होता है। 4 उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे डायरेक्ट मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और मद्रास, ये 4 उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे बहुत बड़ी राशियों के मुकदमे सीधे दायर किए जा सकते हैं। ठीक, कंपनियों से संबंधित मामले हैं। ये हो गया। राजस्व से जुड़े जितने मामले होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। संसद सदस्य, जैसे लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है तो वो कहाँ दायर होगा? सीधे हाई कोर्ट में दायर होगा, उच्च न्यायालय में। विधायकों से विधायकों के निर्वाचन या विवाह संबंधी मामला है, सीधा कहाँ दायर होगा? हाई कोर्ट में दायर होगा। ये सब आ जाते हैं किसके? उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में। ठीक, तो 4-5 पॉइंट हैं, इसको नोट करते चलिए। ऐसे बहुत सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हो, जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है वही हमको बताना है। ठीक, तो पहला है मूल और आरंभिक। मूल या आरंभिक, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे वाद जो डायरेक्ट उच्च न्यायालय में दायर हो उसके मूल या आरंभिक कहा जाता है। ठीक, तो अधिकारिता तो कौन कौन सी है? तो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले। हाँ, आपको पता होगा कि जो रिट होती हैं 5, मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट 5 रिट दायर करता है। तो डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं वहाँ ना। तो जो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं मूल अधिकारों के हनन के लिए, ये क्या हुआ? मूल अधिकारिता हुआ। अब जो रिट दायर होगी वो रिट अधिकारिता होगी। ठीक, ये आपका जो वहाँ डायरेक्ट मुकदमा पहुँच रहा है, वाद पहुँच रहा है, वो क्या है? मूल अधिकारिता हो गया। ठीक, तो दूसरा है अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के वाद में विधि का अगर सारवान प्रश्न निहित है, विधि का सारवान प्रश्न निहित है, सारवान प्रश्न होने पर हाई कोर्ट में वाद दायर किया। डायरेक्ट मुकदमा कहाँ दायर किया जा सकता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वाद दायर, ये भी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ गया। अब बहुत बड़ी राशियों से संबंधित कोई मामला है तो वो 4 उच्च न्यायालयों में दायर किया जा सकता है। 4 महानगर जो बड़े बड़े हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन 4 उच्च न्यायालयों में उच्च राशि वाले मामले मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो उसी को हम डायरेक्ट लिखे हैं राजस्व। राजस्व मतलब पैसे संबंधित है, तो राजस्व संबंधित कोई मामला है डायरेक्ट होगा। ठीक है, राजस्व संबंधी मामले। और अंतिम है मूल अधिकारिता के अंतर्गत संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य से संबंधित निर्वाचन से जुड़ा मामला है, तब संसद या विधानसभा सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मामला।
ठीक, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसकी अधिकारिता कौन थी? रिट अधिकारिता। तो आपको हमने बताया है कि अनुच्छेद 226 तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करते हैं। लेकिन मामला ये है कि 5 रिटें कौन कौन सी हैं, तो हमने आपको बताया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, 5 रिटें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दायर कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट थोड़ा ताकतवर है, अगर उसके समझ नहीं आ रहा तो वो रिट ना दायर करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है रिट दायर करने के लिए। ठीक, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। एक पॉइंट और है, एक जगह और होता है, विधिक अधिकारों से संबंधित प्रवर्तक मामले में हाई कोर्ट शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शक्ति का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट रिट तभी दायर करेगा जब मामला मूल अधिकारों के हनन का हो। लेकिन अगर विधि से संबंधित मामला है तो हाई कोर्ट तब भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट से कुछ अधिक नज़र आती है। तो 5 रिटें आपको पता है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता है, ये पता है। तो वही जो विधिक अधिकार प्रवर्तन के लिए 1 पॉइंट यही बढ़ा दीजिए। ठीक, तो रिट अधिकारिता में कर दीजिए शेष 5 जानते हैं आप। ठीक, तो हाई कोर्ट रिट अधिकारिता के तहत विधिक मामले पर अपनी शक्ति प्रयोग कर सकता है, शक्ति प्रयोग कर सकता है। ये अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक, तो ये सब आप जानते हैं पहले से, रिट उट जानते हैं, केवल यही एक मामला अलग है, तो यही है। ठीक, अपीलीय मतलब हाई कोर्ट से नीचे जितने भी न्यायालय हैं सभी के आदेशों की अपील कहाँ की जाएगी। ठीक, तो एक एक लाइन है, सब पीछे पढ़े हो। अपीलीय में अपीलीय अधिकारिता में आ जाइए, तो अधीनस्थ न्यायालयों के सभी वाद, चाहे वो सिविल हो चाहे फौजदारी हो, तो अधीनस्थ न्यायालय के सभी वाद की अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, वो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में होती है। उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उच्च न्यायालय में। ठीक, अधीक्षण संबंधी अधिकार, अधीक्षण अधिकारिता आता है, इसके अंतर्गत 227 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 227 तहत ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के प्रशासनिक और विधिक दोनों का अधीक्षण करता है। ठीक, ठीक है, तो HC अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जांच, अधीक्षण माने क्या होता है? जांच करता है। ठीक है, ठीक है। अब वो चाहे मुकदमे इस पे हाई कोर्ट पे लागू होते हो चाहे नहीं, तब भी वो अगर उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं तो उस सभी वाद को देख सकता है, सब पे नियंत्रण रखेगा जितने भी न्यायालय होंगे। ठीक, ये हो गया कौन सा? अधीक्षण। फिर अगला है अभिलेखीय। अभिलेखीय अधिकारिता में इसमें क्या है? तो ये अनुच्छेद 215 के तहत है। अनुच्छेद 215 अभिलेख का मतलब हुआ कि ये जितने निर्णय देगा वो लिखे जाएंगे, लिखित रखे जाएंगे, और उसकी अवमानना कोई करेगा तो उसको दंड देंगे, सज़ा दे सकता है। ठीक, और ये जो इसके आदेश होते हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होंगे? आबद्ध कर होंगे, मतलब वो इनके खिलाफ नहीं जा सकते। जो निर्णय है उसी को पूर्व उदाहरण मान के उसी के अनुसार निर्णय देंगे। ठीक, ये होता है इसका न्यायिक
अभिलेखीय अधिकारिता ना। तो क्या क्या है, अवमानना पर दंड देगा, अवमानना पर दंड देने का अधिकार, ठीक, ये हो गया। दूसरा है इसके सभी निर्णय आदेश अस्थायी स्मृति में, ठीक, अस्थायी स्मृति में रखे जाते हैं ताकि क्या हो सके, पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सके, पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सके, ठीक है। अगर अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय दे रहे हैं तो उसमें हाई कोर्ट के आदेश को देख लें, कोई इस मामले पे कोई आदेश तो नहीं है, अगर है तो उसी के अनुसार अपना निर्णय दें। इसका मतलब ये हुआ। ये कौन सा था, अभिलेखीय। अब का अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। विलोकन की अधिकारिता, तो ये है 32 है, अनुच्छेद 32 है, 226 है और 13 है, 32 है, 226 है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि जो उच्च न्यायालय अपना निर्णय दिया है उसको पुनः वो उस पर समीक्षा कर सकता है, अपने निर्णय को फिर से देख सकता है। अगर उसको लगता है गलती हुई है तो उसको बदल भी सकता है। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यही हुआ, ठीक। तो जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे राज्य की विधि हो चाहे संघ की विधि हो, उसके अंतर्गत जो भी आ रहे हैं उसका सबका ये न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो HC राज्य क्षेत्र जैसे राज्य है, उत्तर प्रदेश है, तो इसके भीतर जितने आ रहे हैं, चाहे राज्य के आदेश और निर्णय हो और चाहे केंद्र के हो, दोनों का अधीक्षण कर सकता है। तो राज्य क्षेत्र के भीतर आदेश, निर्णय या संघ के आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। ये हुआ इसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक है। ये हो गया। और अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई है, मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला है, तो उस पर भी ये न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक। तो यदि किसी विधि में मूल अधिकार के हनन का मामला, ठीक, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट इसको बोलते हैं, FR, तो उसके हनन का मामला है, तब भी उच्च न्यायालय उसको न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो, ठीक। अब संवैधानिक ढांचे, संविधान का मूल ढांचा अगर परिवर्तित हो रहा है तब भी ये देख सकता है। और संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ, तो संविधान के मूल ढांचे तथा संविधान के उपबंधों के खिलाफ, संविधान के उपबंधों के खिलाफ, ठीक, संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो तभी
हो तो ऐसी सभी विधि एवं आदेशों का पुनर्विलेखन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ये हो गया ना ये। ठीक, अगला है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये है 235 के तहत, अनुच्छेद 235 में कहा गया है। ठीक, तो कैसे करता है? तो जितने न्यायालय होते हैं इसके नीचे जिले स्तर पे, सबके न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। किससे करता है? से राज्यपाल से करता है। तो राज्यपाल ही सबकी नियुक्ति करता है। ठीक, तो अधीनस्थ जितने न्यायालय हैं सबके न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। इसका पहला नियंत्रण हो गया। ठीक, न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में करता है तो कौन करेगा? उच्च न्यायालय करता है। तब इसका नियंत्रण है। तो देखिए, नियुक्ति में नियंत्रण हो गया, स्थानांतरण में नियंत्रण हो गया। तीसरा, अगर उनको पदोन्नत करना है, किसी न्यायाधीश की पदोन्नति करना है तो उच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक, किसी का डिमोशन करना, निलंबित करना है तो उच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक, सामान्य हस्तक्षेप नहीं है, प्रशासनिक हस्तक्षेप उसमें नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय ही उनका प्रमोशन और प्रोन्नति या निलंबन ये सब करता है। ठीक, किसी के जैसे कई न्यायाधीश हैं तो उनको कौन वरिष्ठ है इसका निर्धारण कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। कौन सेवानिवृत्त के योग्य हो चुका है इसका निर्धारण कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तो देखिए, तो पूरे न्यायालय पर नियंत्रण किसका है? उच्च न्यायालय का है। तो इसी के तहत 235 के तहत ये नियंत्रण करता है। ठीक, तो क्या क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, ठीक, स्थानांतरण, पदोन्नति, ये सारी चीज़ें कर रहा है। पदोन्नति के बाद निलंबन। ठीक, निलंबन, वरिष्ठता क्रम, है ना, और सेवानिवृत्ति, ये सब कौन करता है? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट करता है। ठीक, इतना हो गया। अब हाई कोर्ट स्वतंत्र कैसे है? क्यों इसको स्वतंत्र माना जाता है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप इसमें नहीं है? तो हाई कोर्ट की स्वतंत्रता, तो देखिए, तो हाई कोर्ट के न्यायालय जो होते हैं वो प्रशासनिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है। ठीक, तो एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्र है। दूसरा, 62 साल से पहले कोई हटा नहीं सकता। हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया करिए, वो बहुत कठिन है। 2 हो गए। वेतन भत्ते के समय में कम नहीं किए जा सकते। कार्यकाल के समय में अलाभकारी वेतन भत्ते में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इनके आदेशों का या इनके उसका आप अवमानना कर रहे हैं तो दंड दे सकते हैं, तो स्वतंत्र है। ये सब पीछे हो चुका है। ठीक, अगर इनके आचरण पर जैसे ये कुछ भी कर रहे हैं तो इसका संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 121 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं उस पर संसद में चर्चा नहीं होगी। 122 के तहत संसद में क्या हो रहा है उसको उसके पुनरावलोकन ये नहीं कर सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया। ठीक, तीसरा है कि अनुच्छेद 220 में ये रोका गया है कि आप रिटायर के बाद जहाँ जहाँ जज रहे हो वहाँ पे वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन उच्च न्यायालयों में आप वकालत नहीं कर सकते, ये रोका गया है। जैसे कोई इलाहाबाद में न्यायाधीश रहा है तो वो इलाहाबाद में वकालत नहीं करेगा। केरल में नहीं रहा है तो केरल में कर सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। यहाँ इसको छूट दी गई है, लेकिन उसमें नहीं, क्योंकि लाभ ले लेंगे ये अपना कुछ ना कुछ पहचान का, इस वजह से इसको रोक लगाया गया है। ठीक, और उच्च न्यायालय के पास अगला अधिकार क्या है? तो ये अपने जितने
कर्मचारी होते हैं उनकी और जितने सेवक होते हैं सबकी नियुक्ति खुद करता है, किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं लेता है। इसलिए ये ऐसा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बताए हैं ना, जितने अधिकार उसके हैं स्वतंत्रता के उतने सारे यहाँ भी हैं। तो उसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, वहाँ से देखना होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ और चीज़ें बची हुई हैं इसमें, वही छोटी छोटी देख लीजिए। अनुच्छेद 131 देखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 131 कहता है, अनुच्छेद 131 कहता है कि संसद चाहे तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है। अनुच्छेद 131 तहत देखिए, तो पीछे बताया ना, गुवाहाटी 4 राज्यों का वाद देखता है, तो कैसे संभव है? तो अनुच्छेद 131 के तहत संभव है कि संसद चाहे तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ करेगी। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद एक ही हाई कोर्ट की स्थापना करेगा। ठीक, या कर सकेगा, ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो देख रहे हो इनकी नियुक्ति है जो है न्यायाधीशों की, उम्र कितनी है? 62 साल है, पीछे बताए हैं। ये 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा, उसके पहले 60 था, 2 साल बढ़ा दिया गया। तो अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 65 साल है। हाई कोर्ट में कितना है? 62 साल है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं तो सर्वाधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद में। सर्वाधिक न्यायाधीश कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 हैं। ये पूरे विश्व में किसी भी उच्च न्यायालय और किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक, चाहे जहाँ चले जाइएगा, चाहे जहाँ का न्यायालय देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर न्यायाधीशों की संख्या देखोगे तो कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक, ये हो गया एक। उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखें तो अनुच्छेद 143 तहत राष्ट्रपति उससे सलाह ले सकता है। हाई कोर्ट पास सलाह देने की अधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी अधिकार, क्षेत्राधिकार इसके पास नहीं है, इसको जानते रहिएगा। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार एचसी के पास नहीं है। ठीक, अब देखिएगा कुछ और डाटा है। तो कल हमने आपको बताया था कि इंदिरा, क्या बताए थे, एक महिला थी जो डायरेक्ट नियुक्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इंदु मल्होत्रा को। वहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्याय ही कह रहे हैं, सामान्य। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी है। ठीक है, इसको डाटा है, इसको जोड़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ये कौन है? तो लीला सेठ हैं। अगर अब दोनों में पूछा जाए कौन पहले बना तो लीला सेठ पहले बनी थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की बनी थी। ठीक है, कहाँ की थी? एचपी की, हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है, इतना हो गया। एक थे जस्टिस कर्णन या सुने होंगे, ये कलकत्ता उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी न्यायाधीश पर अवमानना के लिए दंड दिया गया, किसी न्यायाधीश को, कार्यरत न्यायाधीश को। तो वो कौन है? जस्टिस कर्णन है। जस्टिस कर्णन को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने
पद पर सेवारत रहते हुए भी इनको अवमानना के लिए दंड दिया था। एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक, ये हमारा उच्च न्यायालय के कार्य और अधिकारिता थे। ठीक, अब अधीनस्थ न्यायालय बचे हुए हैं। भाग 6 के अध्याय 6 में 233 से 237 तक उनका वर्णन है। इसको आप लोग पूरा कर लीजिए तो उसको करते हैं। ठीक।